हेलो एवरीवन। तो स्वागत है आप सभी का सत्र 2024 और 25 की इस सीरीज में, जिसमें हम कंप्लीट कर रहे हैं 12th क्लास की फिजिक्स को। 12th क्लास की फिजिक्स में चैप्टर नंबर फर्स्ट का हमारा टॉपिक चल रहा है, जिसमें न्यूमेरिकल और थ्योरेटिकल पार्ट दोनों साथ में है। हमारे पास में दोनों की प्लेलिस्ट बनी हुई है, कंप्लीट कर सकते हैं। कोई टॉपिक अगर आपका छूट रहा है तो आप प्लेलिस्ट से कंप्लीट कर सकते हैं। आज हम स्टार्ट करने वाले हैं एक और महत्वपूर्ण टॉपिक का, यानी आपके चैप्टर नंबर फर्स्ट का जो सेकंड पार्ट एक तरह से है, उसकी शुरुआत आज हम करने वाले हैं। और टॉपिक हमारे पास में है वैद्युत क्षेत्र यानी इलेक्ट्रिक फील्ड। क्या होता है वैद्युत क्षेत्र, समझते हैं। आवेश वाले टॉपिक से ही फोकस कीजिए, समझिए टॉपिक को। लंबा वीडियो जरूर हो सकता है, लेकिन कंप्लीट कॉन्सेप्ट आप इसके क्लियर कीजिए, ताकि जब हम इसके न्यूमेरिकल करें और इस टॉपिक का जब आगे हम यूज करें तो हमारे को आसानी हो सके। देखते हैं वैद्युत क्षेत्र क्या होता है और साथ में ही कंप्लीट करेंगे वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। देखते हैं क्या होता है वैद्युत क्षेत्र। अब तक के बेसिक के हिसाब से हमने ये जाना था कि माना कि हमारे पास यहां पर कोई एक बिंदु आवेश है। कूलाम के नियम को आप थोड़ा सा याद कीजिए। एक Q1 आवेश हमारे पास यहां पर मौजूद था, एक दूसरे Q2 आवेश को हम इससे कुछ दूरी पर रख देते हैं, तो इन दोनों के बीच में वैद्युत बल लगना प्रारंभ हो जाता है। समान प्रकृति के हैं तो ये एक दूसरे को प्रतिकर्षित करते हैं, और अगर विपरीत प्रकृति के हैं तो दोनों एक दूसरे को आकर्षित करते हैं। दोनों एक दूसरे पर बराबर बल लगाते हैं और दिशा एक दूसरे के विपरीत होती है। ये अब तक हमने इससे पहले वाले भागों में समझ लिया है। तो यहां पर आप थोड़ा ध्यान दीजिए कि जब ये दोनों आवेश एक दूसरे से कुछ दूरी पर होते हैं, तो कुछ दूरी पर होने के बावजूद भी ये एक दूसरे को आकर्षित और प्रतिकर्षित करने लग जाते हैं। तो इसका मतलब तो ये हुआ कि जब ये Q1 आवेश इसके ऊपर बल लगाता है या Q2 आवेश इसके ऊपर बल लगाता है, तो इस आवेश के चारों तरफ उसका एक प्रभाव क्षेत्र बन जाता है, और उस प्रभाव क्षेत्र में जैसे ही कोई दूसरा आवेश आता है तो उसके ऊपर आकर्षण या प्रतिकर्षण बल लगना प्रारंभ हो जाता है। यहां पर ध्यान दीजिए, Q1 आवेश है, इसका मतलब ये Q1 के चारों तरफ का एक ऐसा क्षेत्र है जिसके अंदर जैसे ही ये Q2 आवेश आया, इसके ऊपर बल लगना प्रारंभ हो गया। Q2 आवेश का मान लीजिए ये प्रभाव क्षेत्र है, और इस क्षेत्र में जैसे ही ये Q1 आया तो इसके ऊपर बल लगना प्रारंभ हो गया। Q1 आवेश के चारों तरफ एक ऐसा प्रभाव क्षेत्र बना हुआ है, जिसमें कोई दूसरा आवेश आ जाता है तो उसके ऊपर वैद्युत बल लग जाता है। अगर ये इसके बाहर हो, यानी इसके प्रभाव क्षेत्र से बाहर हो, प्रभाव क्षेत्र में कर क्या रहा है, बल लगाने का काम हो रहा है। ये वाला क्षेत्र जो है वो क्या कर रहा है, बल लगा रहा है। अगर ये आवेश यहां पर होता तो इसका मतलब है कि अब इस आवेश पर इसकी वजह से कोई बल नहीं लगता। क्यों नहीं लगता? क्योंकि ये जो Q2 आवेश है वो इसकी रेंज से बाहर है। तो यहां पर ये जो क्षेत्र फैला हुआ है, जो इस आवेश की वजह से इसके चारों तरफ उत्पन्न हुआ है, इसका प्रभाव इसके ऊपर हो ही नहीं रहा। तो जैसे ही अब इस आवेश को इसके अंदर लेकर आते हैं तो इसके ऊपर बल लगना प्रारंभ हो जाता है। तो जहां तक के क्षेत्र में किसी दूसरे आवेश पर आकर्षण या प्रतिकर्षण बल लगता है, वहां तक के क्षेत्र को उस आवेश का वैद्युत क्षेत्र कहते हैं। मतलब सीधा सा ही है कि जैसे मान लीजिए कई मूवीज में हमने देखा है कि एक परिवार का वर्चस्व जो है वो पूरे गांव में होता है। उस गांव में अगर किसी दूसरे गांव का मेंबर आ जाता है तो उसके लिए वो नुकसानदायक होता है। अगर वो इसकी बाउंड्री से बाहर रहता है तो कोई प्रॉब्लम नहीं, लेकिन जैसे ही उसकी बाउंड्री में आएगा, मतलब उसके ऊपर कोई ना कोई क्रिया हो जाती है। तो इसका मतलब वो पूरे गांव का जो एरिया बना हुआ है वो इसका प्रभाव क्षेत्र है किसी एक मेंबर का। ऐसे ही इस आवेश का ये प्रभाव क्षेत्र है, जिसमें ये किसी दूसरे आवेश को आकर्षित और प्रतिकर्षित करता है।
इसकी जैसी प्रकृति का ये आवेश आ गया तो उसको वो दूर भेज देगा, और अगर इसकी विपरीत प्रकृति का आ गया तो उसको अपनी ओर क्या कर लेगा, आकर्षित। लेकिन करेगा कहां से, जहां तक का उसका एरिया बना हुआ है ना वहीं से करेगा। अगर वो उसके एरिया से बाहर है तो उसके ऊपर कोई क्रिया नहीं होगी। समझ में आ गई बात। तो यहां पर क्या परिभाषा दे सकता हूं मैं कि किसी आवेश के चारों ओर उत्पन्न वह क्षेत्र जिसमें रखा हुआ कोई अन्य आवेश आकर्षण या प्रतिकर्षण बल अनुभव करने लग जाता है, उसे ही वैद्युत क्षेत्र कहते हैं। फिर एक और पॉइंट यहां से निकलता है कि जिस आवेश को हमने लाकर इसके एरिया में रखा है, जो बल अनुभव करता है, तो वो बल कितना अनुभव करता है, या हम ये कहें कि उसके ऊपर कितना बल लगता है, उस बल की मात्रा को हम यहां पर ज्ञात करेंगे। तो जितना बल उस पर लगेगा ना, उस बल को हम वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता कहते हैं। लेकिन प्यारे बच्चों, तीव्रता की अभी परफेक्ट परिभाषा नहीं आई है। समझने के लिए हमने ये बोला है कि किसी आवेश के द्वारा अनुभव किए गए बल की मात्रा को हम वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता कहते हैं। लेकिन यहां पर जिस आवेश पर बल लगेगा, उस बल की एक निश्चित मात्रा ली जाएगी, तब जाके वो बल की मात्रा जो है वो उसकी तीव्रता कहलाएगी। पहले लिख लेते हैं हम वैद्युत क्षेत्र की परिभाषा। देखिए, परिभाषा तो हो गई अपनी कंप्लीट, किसकी, वैद्युत क्षेत्र की। अर्थ समझ में भी आ गया होगा। अब अपने पास में सेकंड पॉइंट हमने लिया है वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। इसको भी थोड़ा समझते हैं। अभी हमने जाना था कि मान लीजिए हमारे पास ये कोई वैद्युत क्षेत्र है पहले से ही, जो किसी आवेश की वजह से उत्पन्न हुआ है। ये हमारे पास कोई वैद्युत क्षेत्र है पहले से ही। वैद्युत क्षेत्र को भी ई से दर्शाते हैं और तीव्रता को भी ई से ही दर्शाते हैं, प्यारे बच्चों ध्यान रखना। तो ये हमारे पास किसी आवेश की वजह से उत्पन्न वैद्युत क्षेत्र है। अब इस वैद्युत क्षेत्र में किसी Q नोट आवेश को हम लेकर आए हैं। ये Q नोट आवेश जो लेकर आए हैं, तो इस Q नोट आवेश पर इस वैद्युत क्षेत्र की वजह से क्या लगेगा, बल लगेगा। माना कि कितना बल लगा है इसके ऊपर, F बल लगा है। तो इसको मैं थोड़ा सा इस प्रकार से लिख लूं कि चूंकि Q नोट आवेश को वैद्युत क्षेत्र में जब हम लेकर आते हैं, तो उस पर लगने वाले बल का मान कितना है, F। यहां पर जिस आवेश को हम लेकर आ रहे हैं, जिसके ऊपर हम बल की कैलकुलेशन करना चाहते हैं, क्योंकि ये तो किसी दूसरे आवेश का प्रभाव क्षेत्र है, हम मान ज्ञात करना चाहते हैं इसके ऊपर कि ये कितना बल अनुभव करता है इस वाले को। तो यहां पर हम कितने भी मात्रा का आवेश लेकर आ सकते हैं। मान लीजिए कि 5 कूलाम का आवेश ये है, मान लीजिए 10 कूलाम का है, 20 कूलाम का आवेश है। तो जितने भी मात्रा का आवेश हम यहां इसके एरिया में लेकर आएंगे, आवेश के यहां पर हम जितने भी मात्रा के आवेश को इस वैद्युत क्षेत्र में लेकर आएंगे, तो उस आवेश पर बल लगेगा। ये तो कन्फर्म है, कितने भी मात्रा का आवेश हो उसके ऊपर बल जरूर लगेगा। तो अब हमारे पास कंडीशन ये है कि जिस आवेश को हमने इस वैद्युत क्षेत्र में रखा है, अगर उसका मान 1 कूलाम हो, कितना होना चाहिए, 1 कूलाम। अभी हम कह रहे हैं कि 5 कूलाम लेकर आए, उसके ऊपर भी बल लगेगा। 10 कूलाम के आवेश को लाके रख दिया, उसके ऊपर भी बल लगेगा। आधा कूलाम के आवेश को लेकर आए, उसके ऊपर भी बल लगेगा। 5 माइक्रो कूलाम का आवेश है, उसके ऊपर भी बल लगेगा। हमारा फोकस ये है कि जिस आवेश को हमने वैद्युत क्षेत्र में रखा है, उसका मान 1 कूलाम हो। तो उस 1 कूलाम वाले आवेश पर जितना बल लगेगा, उस बल को अब हम स्पेशल तौर पर उस वैद्युत क्षेत्र की क्या बोलेंगे, तीव्रता बोलेंगे। कोई समस्या हो, दोबारा से रिपीट करते हैं। कोई वैद्युत क्षेत्र फैला हुआ है, उस वैद्युत क्षेत्र में हम किसी भी आवेश को लाकर रख देते हैं, तो उस आवेश पर बल लगना तो पक्का है। समझ में आ गई बात। अब अगर हम जिस आवेश को लाकर रख रहे हैं, उसकी मात्रा हम फिक्स कर देते हैं, और वो भी कितनी, 1 कूलाम। तो अब स्पेशल उस 1 कूलाम वाले आवेश पर जितना बल लगेगा ना,
उस बल की मात्रा को, उस क्षेत्र की क्या बोलेंगे हम, तीव्रता बोलेंगे। यहां पर आवेश की मात्रा कितनी है, क्यू नोट। कितना बल लग रहा है, 1। अब हम चाहते हैं कि इसकी मात्रा 1 हो, तो 1 हो जाएगा तो क्यू नोट का इसमें क्या लग जाएगा, भाग। तो 1 कूलाम आवेश पर लगने वाले बल का मान कितना हो जाएगा, F बटा क्यू नोट हो जाएगा। तो ये जो मान अपने को मिलेगा ना, अब इस मान को हम इस क्षेत्र की क्या बोलेंगे, तीव्रता बोलेंगे। दूसरे एग्जाम्पल से समझते हैं। मान लीजिए कि हमारे पास में 5 पेन है। इसी को मैं ऐसे करता हूं, मान लीजिए हमारे पास में 5 कूलाम आवेश है। 5 पेनों का जो मूल्य है वो 50 रुपए है। 5 कूलाम पर लगने वाले बल का मान जो है वो 50 न्यूटन है। सेम प्रोसेस कर रहे हैं। अब हमारा मकसद है कि हम एक की बात करें, तो जब एक पेन का मूल्य ज्ञात करेंगे तो 50 बटा क्या कर देंगे, 5, क्योंकि इसमें भी 5 का भाग दे दूंगा, इसमें भी 5 का भाग दे दूंगा। यहां पर कितना कूलाम, 1 कूलाम, तो कितना हो जाएगा, 50 बटा 5 बराबर में कितना रुपए एक पेन का, 10 रुपए। तो 1 कूलाम पर कितना बल लगेगा, 10 न्यूटन। बटा में आपके पास में किसका मान गया, आवेश का, तो बटा में क्या हो जाएगा, कूलाम। तो देखिए आप यहां से मैच करके देखिए, ये 50 है, यहां 5 है, और बराबर में किसका मान आया, 10। 50 को हमने क्या बोला, लगने वाला बल, तो इसका मतलब 50 की जगह मैं F लिख सकता हूं। 5 जो था वो किसका मान था, आवेश का, इसका मतलब यहां पर मैं आवेश लिख सकता हूं। बराबर में जो आंसर आया वो आया कितना, 10। इस 10 को अब हम क्या बोल रहे हैं, तीव्रता बोल रहे हैं, और इसको मैं किससे दर्शा देता हूं, E से। तो इसका मतलब वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का क्या सूत्र बन गया, E बराबर F बटा क्यू नोट। यहां इस क्यू नोट का जो मान है वो हम कितना कर रहे हैं, 1 कूलाम कर रहे हैं, और प्रकृति भी इसकी हमेशा धनात्मक ली जाती है। तो प्यारे बच्चों, बल किसके ऊपर ज्ञात करना चाहते हैं, क्यू नोट पर। यानी जो भी हम एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं यहां पर, जिसके द्वारा बल अनुभव करवाए जा रहे हैं, उसका मान हम लेंगे एकांक धनावेश। और इस एकांक धनावेश को अब हम स्पेशल एक अलग नाम दे देते हैं आवेश को, और इस आवेश को अब बोला जाता है परीक्षण आवेश, यानी टेस्ट चार्ज। यानी जो भी परीक्षण करना है वो इस आवेश पर किया जाएगा। कितने कूलाम के आवेश पर किया जाएगा, 1 कूलाम के आवेश पर। तो इसे बोलेंगे परीक्षण आवेश या टेस्ट चार्ज, जिसे हम पूरे चैप्टर में दर्शाएंगे क्यू नोट से, और इसका मान होता है 1 कूलाम। तो अब इसकी परिभाषा बना के देखिए, 1 कूलाम आवेश पर लगने वाले वैद्युत बल के मान को ही हम उस क्षेत्र की क्या बोलते हैं, तीव्रता बोलते हैं। समझ में आ गई बात। तो क्या परिभाषा बनेगी, हमने क्या किया है, एक वैद्युत क्षेत्र लिया है, उसमें कौन से आवेश को रखा है, क्यू नोट को। क्या बोलते हैं इसको, परीक्षण आवेश। कितना मान होता है, 1 कूलाम। क्या होगा, इस पर बल लगेगा, कितना लगेगा, F लगेगा, उसको ही क्या बोलेंगे, तीव्रता बोलेंगे। क्या परिभाषा हुई, वैद्युत क्षेत्र में स्थित किसी परीक्षण आवेश पर लगने वाले वैद्युत बल को ही उस क्षेत्र की तीव्रता कहते हैं। या हम सीधा से ये बोल सकते हैं, प्रति एकांक धनावेश पर, मात्रा कितनी कर रहे हैं हम इसकी, 1, और बटे में है ये, तो प्रति एकांक धनावेश पर लगने वाले प्रतिकर्षण या आकर्षण या वैद्युत बल की मात्रा को उस क्षेत्र की तीव्रता कहते हैं। परिभाषा हमारी कंप्लीट हो जाती है। यहां पर मैं इसको लिखता हूं, इसके अनुसार क्या होगा, वैद्युत क्षेत्र में स्थिर आवेश की वजह से जो क्षेत्र उत्पन्न होता है उसको आप वैद्युत बोल दीजिए। गतिमान आवेश की वजह से उत्पन्न हो रहा है उसको आप विद्युत क्षेत्र बोल सकते हो। यानी चैप्टर नंबर 3 से हम विद्युत क्षेत्र यूज करेंगे, और चैप्टर नंबर 1 और 2 में आप वैद्युत शब्द यूज कर सकते हैं। स्थिर आवेश और गतिमान आवेश के शब्दों में सिर्फ इतना चेंज है, अर्थ दोनों का सेम है। वैद्युत क्षेत्र में स्थित किसी एकांक धनावेश पर
एकांक धनावेश पर, और इस एकांक धनावेश को हमने अलग से नाम दे दिया है परीक्षण आवेश। ब्रैकेट में मैं लिख सकता हूं परीक्षण आवेश। आप अगर एकांक धनावेश नहीं लिखते हैं, डायरेक्ट अगर परीक्षण आवेश भी लिखते हैं, तब भी उसका मतलब है उसकी मात्रा 1 कूलाम है। परीक्षण आवेश पर लगने वाले बल को, परिभाषा देखिए क्या बनी, वैद्युत क्षेत्र में स्थित किसी एकांक धनावेश पर लगने वाले बल को, इसका मान तो हो गया एकांक, तो इसका मान जब 1 हुआ तो शेष क्या बच गया, बल, और बल को ही क्या बोलते हैं, तीव्रता। इसका मतलब थोड़ा सा ये भी समझ में आ रहा है कि तीव्रता जो है वो रियल में बल ही है, कि यानी ये क्षेत्र उसके ऊपर कितना बल लगा रहा है, लेकिन कौन से आवेश पर, बस यही पकड़ना है आप में, कौन से आवेश पर, 1 कूलाम के आवेश पर। ये कंडीशन है बस यहां पर। लगने वाले बल को वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता कहते हैं। ये वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता की परिभाषा हो जाती है। यहां पर अब हम लिखते हैं, माना कि परीक्षण आवेश Q नोट है, तब उस पर लगने वाला बल F है, और चूंकि बल तो एक सदिश राशि है तो मैं इसके वेक्टर लगा देता हूं, F है तब, या यहां पर तब की जगह मैं कर सकता हूं और उस पर लगने वाला बल F है, तब वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। फॉर्मूला क्या बनेगा आपके सामने है, E बराबर F बटा Q नोट। ये सदिश राशि है तो इससे मिलने वाली राशि भी सदिश ही होगी, क्योंकि Q नोट का मान कितना है, 1 कूलाम। तो ये जब 1 हो जाएगा तो E वेक्टर किसके बराबर, F वेक्टर के। तो F एक सदिश राशि है तो E भी क्या होगा, सदिश राशि। और हमें तो ये पता चल ही रहा है ना कि E जो है वो किसके बराबर है, F के बराबर है। कब, एक स्पेशल कंडीशन पर। तो जिधर बल की दिशा होगी उधर ही हमारे पास विद्युत क्षेत्र की दिशा होगी। मान लीजिए कि ये जो वैद्युत क्षेत्र यहां फैला हुआ है ये किसी पॉजिटिव चार्ज की वजह से है। मान लीजिए प्लस क्यू आवेश की वजह से उत्पन्न वैद्युत क्षेत्र है, और प्लस क्यू के कारण इस क्यू नोड पर जो बल लगेगा वो किधर की ओर लगेगा, बताइए कमेंट्स में। ये तो खुद वैसे ही प्लस का है, ये हमने वैद्युत क्षेत्र माना है प्लस की वजह से, तो ये प्लस वाला आवेश इस प्लस वाले आवेश को, यानी पॉजिटिव आवेश दूसरे पॉजिटिव आवेश पर कौन सा बल लगाएगा, कमेंट्स में जरूर से बताइए। यहीं पर प्रतिकर्षण बल लगाएगा, और प्रतिकर्षण बल लगाएगा तो ये तो इधर की ओर किसका आएगा ना, इसको। तो इसका मतलब जिधर की ओर बल लग रहा है उधर की ओर ये वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता होगी, या ये विद्युत क्षेत्र जो है उसकी डायरेक्शन भी इधर ही होगी। तो E वेक्टर भी इधर और F वेक्टर भी इधर ही होगा। अगर मान लो ये आपके नेगेटिव चार्ज है, तो नेगेटिव चार्ज है तो ये तो प्लस का ही था यानी पॉजिटिव था, तो ये नेगेटिव चार्ज जो है वो इसको अपनी ओर आकर्षित करेगा, यानी अब जो बल लगेगा इसके ऊपर वो इधर की ओर लगेगा। तो ये जो तीव्रता इसकी बनेगी या जो क्षेत्र की डायरेक्शन आएगी वो भी इधर की ओर ही आएगी जिधर बल की दिशा में है। इसका मतलब हम ये कह सकते हैं कि वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता की दिशा वैद्युत बल की दिशा में ही होगी। तो आप यहां पर लिख सकते हैं वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता सदिश राशि है की दिशा F वेक्टर की दिशा में होगी। जिधर वैद्युत बल लगेगा तो आपके पास E वेक्टर की दिशा भी उस तरफ ही होगी। अब हम इसके मात्रक विमीय सूत्र भी ज्ञात कर लेते हैं और कुछ और कंडीशनों को भी देखेंगे। बने रहिए बिल्कुल, आप कंप्लीट बेसिक इसका पूरा करने वाले हैं, क्योंकि
इसका तो अब यूज होने वाला है, सेकंड पार्ट तो अब चालू है, उसमें हर जगह वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, गाउस का नियम, उसमें भी वैद्युत क्षेत्र, वैद्युत द्विध्रुव, उसमें भी वैद्युत क्षेत्र। तो पहले वैद्युत क्षेत्र को तो बिल्कुल मजबूत कर लें, इसलिए हम इसके हर टॉपिक पर डिस्कस करेंगे ताकि आगे आने वाले टॉपिक अपने सरल हो सके। अब हम यहां पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का मात्रक लिख लेते हैं। तो मात्रक जो है वो सूत्र से बना सकते हो आप, कक्षा 11 में बहुत अच्छी तरीके से किया है। सूत्र क्या बन रहा है, ई वेक्टर बराबर एफ वेक्टर बटा क्यू नोट। अगर परिमाण की बात करेंगे कि वैल्यू कितनी है सिर्फ, तो ई बराबर एफ बटा क्यू नोट। क्यू नोट है परीक्षण आवेश या इसकी मात्रा कितनी होती है, 1 कूलम, वो भी पॉजिटिव है। बल का मात्रक न्यूटन होता है बटा आवेश, और आवेश का मात्रक जानते हो कूलम होता है, तो न्यूटन प्रति कूलम। ये हो गया वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का मात्रक। एक हमारे पास इसका मात्रक और होता है, वो है वोल्ट प्रति मीटर। अब क्योंकि वोल्ट जो है वो तो विभव और विभवांतर का मात्रक है, विभव वाला जो टॉपिक है वो हमारे पास में आएगा सेकंड चैप्टर में। तो ये वोल्ट प्रति मीटर जो मात्रक आया है वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का, किस प्रकार से आया वो समझेंगे हम चैप्टर नंबर 2 में, जब विभव के टॉपिक को हल करेंगे। नेक्स्ट अब हम यहां पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का विमीय सूत्र ज्ञात कर लेते हैं। विमीय सूत्र बिल्कुल आसान है, वापस सूत्र पर चले जाइए। यहां पर है बल, यहां पर आवेश, बल और आवेश का विमीय सूत्र लिख लीजिए। बल का विमीय सूत्र तो याद होगा, m1 L1 T-2, और आवेश का हमने ज्ञात कर लिया था A1 और T1। दोनों को ले जाइए ऊपर, तो फाइनली क्या बन गया, m1 L1 T-2, और ये ऊपर गया तो A-1 और T-1 इकट्ठा कर लीजिए। तो फाइनली हमारे पास क्या बना, m1 L1 T-3, -2 यहां पर है, -1 यहां पर है, और A-1। ये हमारे पास में है वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का विमीय सूत्र। मात्रक है न्यूटन प्रति कूलम। सीजीएस मात्रक अगर आप इसका बनाना चाहते हो तो यहां पर न्यूटन है तो सीजीएस में होता है डाइन, और कूलम एसआई पद्धति में है, सीजीएस पद्धति में इसका ईएसयू या स्टेट कूलम होता है, वहां से आप इसको कन्वर्ट कर सकते हैं। सूत्र हमारे पास में आ गया, ई वेक्टर बराबर एफ वेक्टर बटा क्यू नोट। दिशा जो है वो बल की दिशा में ही है। समझ में ही आ रहा है कि किसी क्षेत्र में जब किसी आवेश को रखते हैं उसके ऊपर बल लगता है। अब वो जो बल लग रहा है अगर वो 1 कूलम वाले आवेश पर लगता है तो उस बल की मात्रा को अब हम वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता के नाम से जानते हैं। साधारण सा अपने को तो ये समझ में आया कि वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता जो है वो भी एक प्रकार का वैद्युत बल ही है, लेकिन वो वैद्युत बल कौन सा है, जब वो किसी 1 कूलम के आवेश पर लगता है, उस वाले बल को हम उस क्षेत्र की तीव्रता कहते हैं। यहां पर ये आवेश जो है हम कोशिश करते हैं कम से कम हो। देखिए सूत्र में क्या बन रहा है, आवेश जब कम से कम होगा ना तो इस ई वेक्टर का मान क्या होगा, ज्यादा से ज्यादा वो प्रभाव लगाएगा। प्रभाव का मतलब बल लगाएगा। तो यहां क्यू नोट का मान कम से कम लिया जाता है, कम से कम। कितना कम ले, 1 ले लिया, 1 से आधा ले लिया, आधे का भी आधा ले लिया, उसका भी आधा ले लिया, कितना कम ले, क्या 0 ले सकते हैं, 0 तो लेंगे ही नहीं, क्योंकि जब आवेश को ही 0 कर देंगे तो बल लगेगा किस पर, 0 नहीं ले सकते, लेकिन 0 की तरफ बढ़ा सकते हैं। इसका मतलब ये जो सूत्र है ना ये परफेक्ट आगे कब बनेगा, जब ई वेक्टर है और क्यू नोट को हम कर दे कम से कम, और कम से कम करने के तरीकों को हमने समझा था लिमिट लेना। तो ई वेक्टर बराबर लिमिट क्यू नोट टेंड्स टू 0 एफ वेक्टर बटा क्यू नोट, यानी क्यू नोट का मान हम कम से कम करेंगे तब ई का मान क्या होगा, ज्यादा से ज्यादा होगा। तो परफेक्ट सूत्र तो इसका यही है। और अब हमारे पास कंडीशन के हिसाब से हम कम से कम कितना यूज कर रहे हैं, 1 यूज कर रहे हैं, उसके हिसाब से फॉर्मूला बन जाता है ये वाला। यहां पर इस क्यू नोट का मान जो है वो कम से कम लेने का रीजन यही है कि क्यू नोट जो है किसी दूसरे आवेश पर ज्यादा बल नहीं लगाए। भाई थोड़ा सा आप यहां पर ध्यान दीजिए, एक आवेश तो है क्यू,
और एक आवेश है क्यू नॉट। कूलाम के नियम के सदिश निरूपण में हमने समझा था कि ये आवेश इस पर बल लगाता है और ये वाला इस पर बल लगाएगा। जैसा गुण इसमें है वैसा ही गुण इसमें है। मान लीजिए इस आवेश की मात्रा 10 कूलाम है और इसकी मात्रा 9 कूलाम है, तो अब इसकी वजह से इस पर जो बल लगेगा और इसकी वजह से इस पर जो बल लगेगा वो लगभग लगभग बराबर से होंगे। दोनों एक दूसरे को विचलित कर देंगे, अपनी जगह से हटा देंगे। यदि इस आवेश की मात्रा कम से कम ले ले, मान लीजिए हमने 1 कूलाम ले ली है, तो अब इस क्यू नोट को विचलित होने के लिए कम बल की आवश्यकता है, क्योंकि इसकी मात्रा कम है तो ये थोड़े से बल से ही विचलित हो जाएगा। इसकी मात्रा है ज्यादा, तो इसका मतलब ये विचलित आपके कब होगा, जब इस पे बल ज्यादा लगेगा। वैसे टॉपिक का डिस्कस हम कर चुके हैं। मान लीजिए कि ये जो क्यू नोट आवेश है वो 2 न्यूटन बल से डिस्टर्ब हो जाता है, यानी विचलित हो जाता है। तो ये 10 कूलाम वाला आवेश जो है इसके ऊपर 2 न्यूटन का बल लगाएगा और 2 न्यूटन के बल से ये 1 कूलाम आवेश आसानी से विचलित हो जाता है, यानी या तो इधर खिसक जाएगा या इधर की ओर आ जाएगा। अब बात यह है कि ये 1 कूलाम का आवेश जो है वो भी तो इसके ऊपर 2 न्यूटन का ही तो बल लगाएगा, ज्यादा सो लगाने से रहा। तो इसका मतलब ये इसके ऊपर 2 न्यूटन का बल लगाएगा और 2 न्यूटन के बल से विचलित कौन होता है, 1 कूलाम वाला आवेश। इस पर कितना आवेश है, 10 कूलाम, यानी उससे तो अभी 9 ज्यादा है। तो इसके 10 टुकड़े अगर हम कर ले तो उसमें सिर्फ 1 टुकड़ा इस छोटे वाले आवेश की वजह से विचलित होगा, बाकी 9 टुकड़ों का प्रभाव तो अभी भी बना रहेगा। यानी मैं ये कह सकता हूं कि अगर ये विचलित भी होगा ना तो थोड़ा सा होगा, क्योंकि इसके 9 भाग तो हिलेंगे ही नहीं। 1 कूलाम आवेश विचलित होता है 2 न्यूटन से, ये वाला जो आवेश है वो 2 न्यूटन ही लगाएगा, बराबर बल लगाएगा, ज्यादा तो लगा नहीं सिरा। तो इसके 10 कूलाम विचलित होंगे नहीं, सिर्फ 1 कूलाम के ऊपर बल लगेगा और वो 1 कूलाम थोड़ा सा विचलित होगा, लेकिन 10 की तुलना में 1 जो है वो तो बिल्कुल नगण्य के बराबर होगा। इसका मतलब ऐसे लगेगा कि इस आवेश पर कोई बल ही नहीं लगा। तो इसका मतलब इस पर लगने वाला बल तो हमें महसूस होगा और इस पर लगने वाला बल महसूस नहीं होगा। और हम चाहते भी तो यही है कि एक आवेश ऐसा लिया जाए जो सिर्फ अनुभव करे, उसको महसूस करे कि हाँ इतना बल लग रहा है। जब दोनों ही विचलित हो जाएंगे कैलकुलेशन किसकी करेंगे, तो किसी एक को विचलित नहीं होना चाहिए, ताकि हम देख सकें कि वो दूसरे को कितना विचलित कर पा रहा है, अपना कितना प्रभाव दिखा रहा है। इस वजह से हम क्यू नोट को क्या लेते हैं, कम से कम लेते हैं। ये था हमारे पास वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। और परीक्षण आवेश क्या है, परीक्षण आवेश एकांक एक धनावेश है जिसका मान अत्यल्प लिया जाता है, जो किसी दूसरे आवेश पर वैद्युत बल नगण्य लगाता है लेकिन दूसरे आवेश के द्वारा लगने वाले बल को अनुभव करता है। क्यों करता है, क्यों नहीं विचलित करता, कारण इसका यही था, खुद की मात्रा है कम, विचलित होने के लिए बल भी चाहिए कम, जितना बल लगेगा उतना ही वो दूसरे पर लगाएगा, लेकिन दूसरे की मात्रा है ज्यादा तो वो उसको ज्यादा विचलित नहीं कर पाएगा। ये हमारे पास में था वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का टॉपिक। कुछ कंडीशन और हम यहां पर देखेंगे, इसको फिलहाल कर लीजिए आप नोट, फिर देखते हैं इसके आगे का भाग। तो अब तक हमने ये जाना है कि वैद्युत क्षेत्र क्या होता है और वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का मतलब क्या होता है। किसी आवेश के चारों ओर उत्पन्न वह क्षेत्र जिसमें रखा हुआ कोई अन्य आवेश आकर्षण या प्रतिकर्षण बल अनुभव करता है तो वहां तक के क्षेत्र को हम वैद्युत क्षेत्र कहते हैं। और उस वैद्युत क्षेत्र में जिस आवेश को लाकर हम रखते हैं जो कि बल अनुभव करता है, उस बल की मात्रा को हम कहते हैं वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, अगर लाए गए आवेश की मात्रा 1 कूलाम है तो। और फाइनली वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का सूत्र हमारे पास में आ जाता है, E वेक्टर बराबर F वेक्टर बटा Q नोट, जहां Q नोट को हम परीक्षण आवेश कहते हैं। परीक्षण आवेश एक अत्यल्प मान का आवेश होता है जो किसी दूसरे आवेश के द्वारा लगने वाले बल को अनुभव करता है लेकिन खुद दूसरे आवेश पर बल नहीं लगाता है, और उसकी वजह से लगता भी है तो नगण्य मान का बल लगता है। वैद्युत क्षेत्र एक सदिश राशि है जिसकी डायरेक्शन जो है उस परीक्षण आवेश पर लगने वाले बल की डायरेक्शन में होती है। मात्रक न्यूटन प्रति कूलाम और वोल्ट प्रति मीटर होता है। विमीय सूत्र जो है इसका m1 L1 T-3a-1 होता है। यहां तक हमने कंप्लीट कर लिया है। तो अब हम यहां पर कुछ और पॉइंटों के बारे में डिस्कस करते हैं
देखते हैं क्या क्या निष्कर्ष और निकल सकते हैं। नंबर फर्स्ट की अगर हम बात करें तो मान लीजिए कि हमारे पास में कोई प्लस क्यू आवेश है। कोई भी आवेश होगा तो उसके चारों तरफ वैद्युत क्षेत्र होगा। वैद्युत क्षेत्र की दिशा किस ओर होगी, इसको हम समझने का प्रयास करते हैं। यहां पर इसकी वजह से जो क्षेत्र यहां होगा, उसके लिए माना कि हमारे पास में ये क्यू नोट आवेश है, यानी परीक्षण आवेश है। यह प्लस क्यू आवेश इस क्यू नोट आवेश पर लगाएगा प्रतिकर्षण बल, क्योंकि ये तो खुद एक पॉजिटिव चार्ज है और यह आवेश ये खुद भी एक पॉजिटिव है, तो इसकी वजह से इस पर लगेगा प्रतिकर्षण बल और ये क्यू नोट इस ओर गति करेगा। जिस तरफ उस परीक्षण आवेश पर बल लगेगा उसी तरफ होगी वैद्युत क्षेत्र की दिशा, यानी इसकी वजह से जो क्षेत्र उत्पन्न हुआ है उसकी डायरेक्शन इस पर लगने वाले बल की दिशा में ही होगी, यानी ई वेक्टर की डायरेक्शन होगी इस आवेश से बाहर की ओर, इस तरफ। यदि क्यू नोट को हम यहां पर रख देते हैं तो वैद्युत क्षेत्र की दिशा होगी इस ओर। अगर आवेश यहां पर है और हम क्यू नोट को यहां पर रखते हैं यानी कुछ सामने की ओर, तो वैद्युत क्षेत्र की डायरेक्शन होगी बाहर की ओर। आवेश को ऊपर रखते हैं तो वैद्युत क्षेत्र की दिशा ऊपर की ओर, क्योंकि वो ऊपर की ओर जाने का प्रयास करेगा। आवेश है, चारों तरफ वैद्युत क्षेत्र है, ये टेस्ट चार्ज है, बल लगेगा ऊपर की ओर, यहां पर इस ओर, यहां पर इस ओर, यहां पर इस ओर, इधर की ओर। यहां पर यह समझ में आ रहा है कि अगर हमारे पास कोई एकल धन आवेश हो, उसके कारण उसके चारों तरफ जो विद्युत क्षेत्र उत्पन्न हो रहा है उसकी डायरेक्शन जो है वो आवेश से बाहर की ओर है, यानी आवेश से जाती हुई दूर जाती हुई दिशा होगी। और वो चारों तरफ है, चारों तरफ का मतलब यहां पर सबको मिला दे तो एक गोला बन जाता है, इसलिए हम इसको बोलते हैं किसी एकल धनावेश के कारण वैद्युत क्षेत्र की जो दिशा होती है वो त्रिज्यीय बाहर की ओर होती है। अगर ये आवेश नेगेटिव होता तो क्यू नोट कहीं पर भी होता वो इस ओर आता, यहां पर है तो इस ओर जाता, इधर की ओर है तो इस तरफ जाएगा। तो इसका मतलब अगर नेगेटिव चार्ज है तो वैद्युत क्षेत्र की दिशा आवेश की ओर होगी। यहां पर है क्यू नोट, जबकि क्यू यहां पर है माइनस का, ये नीचे की ओर। यहां पर क्यू नोट है ऊपर की ओर, इसका मतलब वो माइनस क्यू की ओर जाने का प्रयास करेंगे। वैद्युत क्षेत्र की दिशा भी आवेश की ओर होगी। चारों तरफ से लाइनें एक तरह से हम कल्पना कर सकते हैं, इसका मतलब कैसी होगी दिशा, त्रिज्यीय। तो एकल धनावेश के कारण वैद्युत क्षेत्र की दिशा होती है त्रिज्यीय बाहर की ओर, जबकि ऋणावेश के कारण वैद्युत क्षेत्र की दिशा होती है त्रिज्यीय आवेश की ओर। दोनों ही कथनों को हम यहां पर लिख लेते हैं। नेक्स्ट अब अपने पास में है पॉइंट नंबर 3, समझना थोड़ा सा। अब अगर हमारे पास में कोई आवेश नहीं है बल्कि पहले से ही कोई वैद्युत क्षेत्र है, मान लीजिए हमने यहां पर एक प्लेट ली है और जिस पर प्लस आवेश है यानी पॉजिटिव चार्ज है, एक प्लेट हमने यहां पर ली है जिस पर नेगेटिव चार्ज है, तो पॉजिटिव के कारण वैद्युत क्षेत्र किधर होगा, पॉजिटिव से बाहर की ओर, और नेगेटिव के कारण विद्युत क्षेत्र होता है खुद आवेश की ओर। इसका मतलब ये प्लस और माइनस के दोनों आवेश अगर हम शामिल कर ले एक साथ, तब विद्युत क्षेत्र किधर होगा, पॉजिटिव से नेगेटिव की ओर। यानी ये वैद्युत क्षेत्र जो इसके बीच में उत्पन्न होगा उसकी दिशा होगी पॉजिटिव से नेगेटिव की साइड में, पॉजिटिव से नेगेटिव की साइड में होगा जब पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज एक साथ हो तब। अब यदि यहां पर फोकस करना थोड़ा सा, पहले से ही कोई वैद्युत क्षेत्र अवेलेबल है और अब अगर इस वैद्युत क्षेत्र में किसी आवेश क्यू नोट को रख दिया जाता है जो कि पॉजिटिव चार्ज है, या किसी भी चार्ज को इसके अंदर रख दिया जाता है, वैद्युत क्षेत्र में किसी पॉजिटिव चार्ज को हम रखेंगे तो अब उसके ऊपर क्या लगेगा, बल लगेगा। पहले हम क्या कर रहे थे, एक आवेश लिया, आवेश की वजह से क्षेत्र होगा, उस क्षेत्र में आवेश रखेंगे, तो वहां पर हम क्या बोल रहे हैं, आवेश पहले लिया है, अब हम ये बोल रहे हैं कि आवेश नहीं लिया, किसी भी तरीके से हमने वैद्युत क्षेत्र आरोपित कर दिया है, तो हमारे पास वैल्यू अब जो है आवेश की नहीं बल्कि वैद्युत क्षेत्र की है। हमारे पास कितने आवेश की मात्रा है ये पता नहीं है, लेकिन ये पता है कि वैद्युत क्षेत्र कितना है।
यहां पर जैसे आवेश रखा तो मान लीजिए 2 कूलाम का है, ये आपके मान लीजिए 1 कूलाम का है। अब हमारे पास यहां पर वैद्युत क्षेत्र का मान दे रखा है, मान लीजिए 5 न्यूटन प्रति कूलाम का है। तो अब इस वैद्युत क्षेत्र में किसी आवेश Q नोट को हमने रख दिया है, तो अब इस Q नोट पर लगेगा क्या? बल। यहां पर कोई जरूरी नहीं Q नोट ही रखो, आप कोई सा भी आवेश रख सकते हो। तो इस आवेश पर अब बल लगेगा। तो अब आप ये बताइए कि बल किस ओर लगेगा? देखिए आप, ये जो आवेश हमने रखा है किस में रखा है? वैद्युत क्षेत्र में। और वैद्युत क्षेत्र की दिशा है फिलहाल लेफ्ट से राइट की ओर, यानी पॉजिटिव चार्ज से नेगेटिव चार्ज की ओर इस तरफ है। ये Q नोट जो है वो है प्लस का, तो ये नेगेटिव चार्ज जो है इस पॉजिटिव चार्ज को अपनी ओर क्या करेगा? आकर्षित करेगा। इसका मतलब इस नेगेटिव वाली प्लेट की वजह से ये आवेश जो है इधर की ओर चलेगा, और इधर की ओर ये जो पॉजिटिव चार्ज है वो इस Q नोट पर बल लगाएगा। कौन सा? प्रतिकर्षण बल, क्योंकि ये पॉजिटिव है, ये प्लेट भी पॉजिटिव है, तो ये इसके धक्का मारेगा इस ओर, यानी इस प्लस वाले की वजह से भी ये इधर जाएगा और माइनस वाले आवेश की वजह से भी इधर ही जाएगा। तो फाइनल में ये आवेश जो है Q नोट जो हमें रखा है वैद्युत क्षेत्र में, किस ओर गति करेगा? इस तरफ जाएगा। और इस तरफ तो आपके पास कौन सी दिशा है? वैद्युत क्षेत्र की दिशा है। तो अब इस Q नोट पर फाइनल जो बल लगेगा उसकी दिशा है इस ओर, और वैद्युत क्षेत्र की दिशा भी इस ओर ही है। तो क्या सारांश निकला आपके पास में? सारांश ये निकला प्यारे बच्चों कि वैद्युत क्षेत्र में अगर किसी पॉजिटिव चार्ज को रखा जाता है, याद रखना काफी बार यूज होने वाला है इसका, जब किसी वैद्युत क्षेत्र में किसी पॉजिटिव चार्ज को रखा जाएगा तो उसके ऊपर लगेगा वैद्युत बल, और वैद्युत बल की जो दिशा है वो किस ओर होगी? जिस ओर वैद्युत क्षेत्र की दिशा है। और वैद्युत क्षेत्र की दिशाओं का निर्धारण हम करेंगे कुछ काल्पनिक रेखाओं के द्वारा, जिन्हें बोला जाएगा वैद्युत क्षेत्र रेखाएं। तो अब इस Q नोट पर बल कितना लगेगा? देखिए, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का फॉर्मूला था F बटा Q नोट। क्लियर? अब हमारे पास में क्या दे रखा है? E का मान। ज्ञात क्या करना है? F का मान। तो F बराबर क्या फॉर्मूला होगा? Q नोट E होगा। तो इस आवेश पर लगने वाले बल का मान हम निकालेंगे Q नोट E से, अगर हमें E का मान दिया गया है तो वैद्युत बल के मान हम दो तरीके से निकाल सकते हैं। एक तो जैसे ये आवेश दे रखा है, मान लीजिए Q1 है, दूसरा हमारे पास Q नोट होता था, तो Q1 और Q नोट पर बल लगेगा कूलाम के नियम से। लेकिन आवेश नहीं दे रखा, बल्कि इस आवेश की वजह से कोई क्षेत्र था, उस क्षेत्र का मान दे रखा है, तो बल निकलेगा इस वाले सूत्र से। तो वैद्युत क्षेत्र हो और बल पूछा जाए तो ये वाला सूत्र लगाइए। वैद्युत क्षेत्र का मान नहीं दे रखा, बल्कि वैद्युत क्षेत्र किसकी वजह से उत्पन्न हुआ, उस आवेश का मान दे रखा हो, तो वहां पर बल मिलेगा कूलाम के नियम से। अगर पॉजिटिव चार्ज है तो बल की दिशा वैद्युत क्षेत्र की दिशा में, और अगर इसकी जगह नेगेटिव चार्ज रख दिया जाए तो आवेश कोई सा भी हो सकता है, कोई जरूरी नहीं Q नॉट ही हो, कोई सा भी आवेश हो सकता है, मान लीजिए Q ही है। तो अब आप यहां पर थोड़ा कमेंट्स में बताइए कि इस पर जो बल लगेगा उसका मान तो यही रहेगा, F बराबर QE। यहां पर जो आवेश रखा है वो यहां पर आ जाएगा, वैद्युत क्षेत्र ये रहेगा, मान तो यही रहेगा, लेकिन दिशा किस ओर होगी? ये नेगेटिव चार्ज है तो इसको कौन अपनी ओर खींचेगा? पॉजिटिव चार्ज अपनी ओर खींचेगा, यानी इस ओर खींचेगा ये पॉजिटिव चार्ज, और इस प्लेट का नेगेटिव चार्ज अपनी ओर खींचेगा या इसके धक्का मारेगा, प्रतिकर्षित करेगा। प्रतिकर्षित करेगा तो किस ओर? इस ओर, यानी नेगेटिव चार्ज की वजह से इस पर बल इस तरफ, पॉजिटिव चार्ज की वजह से बल इस तरफ, फाइनली दोनों की वजह से जो बल लगेगा उसका मान तो होगा यही वाला Q और E, लेकिन दिशा इस तरफ, और विद्युत क्षेत्र की दिशा किधर की ओर है? इस ओर, सेम डायरेक्शन में या विपरीत डायरेक्शन में? कन्फर्म हो गया होगा, विपरीत डायरेक्शन में। सारांश याद रखिए, आया कैसे वो समझा है हमने यहां पर। सारांश क्या है?
वैद्युत क्षेत्र में अगर किसी नेगेटिव चार्ज को रखा जाता है, परमानेंट, याद कर लीजिए, नेगेटिव चार्ज को अगर वैद्युत क्षेत्र में रखा जाता है तो उस पर लगने वाले बल का मान तो ये होगा QE, और दिशा वैद्युत क्षेत्र की दिशा के विपरीत होगी। और अगर पॉजिटिव चार्ज को रखते हो तो वैद्युत बल का मान तो आएगा यही वाला, मान तो यही होगा, लेकिन दिशा किस ओर होगी? वैद्युत क्षेत्र की दिशा के अनुदिश। तो फाइनल में ये कह सकता हूं, अगर मैं वेक्टर फॉर्म में लिखूं तो पॉजिटिव चार्ज को जब रखोगे तो उसका सूत्र हो जाएगा QE वेक्टर, और अगर किसी नेगेटिव चार्ज को रखोगे तो वेक्टर फॉर्म में हो जाएगा -QE वेक्टर। ये माइनस का साइन ये बता रहा है कि F वेक्टर की दिशा E वेक्टर की दिशा के विपरीत है। यहां पर F वेक्टर की दिशा E वेक्टर की दिशा के अनुदिश है। तो जब पॉजिटिव चार्ज रखोगे तो दिशा सेम, और नेगेटिव चार्ज रखोगे तो दिशा एक दूसरे के विपरीत। लिख लेते हैं अब इस सारांश को। दोनों कथन अपने यहां पर हैं, नोट कर लीजिए आप इसको। कंडीशन 1, 2, 3 और 4, चारों टॉपिक मेरे हिसाब से आपके क्लियर है। एकल धन आवेश है, वैद्युत क्षेत्र बाहर की ओर, नेगेटिव है वैद्युत क्षेत्र आवेश की ओर। वैद्युत क्षेत्र में किसी पॉजिटिव चार्ज को रखा है, बल की दिशा वैद्युत क्षेत्र की दिशा में। नेगेटिव चार्ज को रखा है, बल की दिशा वैद्युत क्षेत्र की दिशा के विपरीत। ये हमारे पास में हो जाते हैं 4 कंडीशन। नंबर 5 और नंबर 6 दोनों का मतलब है समरूप वैद्युत क्षेत्र, और एक परिभाषा हमारे पास में है असमरूप वैद्युत क्षेत्र। काफी बार हमारे ये टॉपिक आने वाला है, इसलिए हम समझ लेते हैं कि समरूप वैद्युत क्षेत्र क्या होता है और असमरूप वैद्युत क्षेत्र क्या होता है। आज की क्लास का मतलब ही यही है कि हम वैद्युत क्षेत्र से संबंधित सभी टॉपिकों को कंप्लीट करें, क्योंकि इनका यूज होने वाला है। समरूप या एक समान वैद्युत क्षेत्र, यहां पर इसके शब्द से ही पता चल रहा है कि ऐसा वैद्युत क्षेत्र जिसका मान हर जगह समान हो। किसी भी बिंदु पर अगर इसका मान हम ज्ञात करना चाहें तो हर बिंदु पर इसका मान समान हो, उसे कहते हैं हम समरूप वैद्युत क्षेत्र। माना कि हमारे पास जैसे ये कोई पॉजिटिव चार्ज है, इसकी वजह से वैद्युत क्षेत्र चारों तरफ फैला होगा बाहर की ओर। अब मैंने ये बिंदु को यहां ले लिया है और इस बिंदु पर मैं ज्ञात करना चाहता हूं वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता कितनी है, और यहां पर मान आया 2 न्यूटन प्रति कूलम। अब मैंने बिंदु यहां पर ले लिया 2 न्यूटन प्रति कूलम, यहां ले लिया 2 न्यूटन प्रति कूलम। इसका मतलब यह है कि वैद्युत क्षेत्र क्या है? समरूप है। थोड़ा सा फोकस करना। अब अगर मैं बिंदु थोड़ा दूर ले लेता हूं, तो इसका मतलब इस आवेश से दूरी बढ़ गई, और यहां पर भी अगर वैद्युत क्षेत्र 2 न्यूटन प्रति कूलम आता है तो ऐसे वैद्युत क्षेत्र को हम क्या कहेंगे? समरूप वैद्युत क्षेत्र। कहीं पर भी ले, मान बदले ही नहीं, दूरी चाहे कम ज्यादा कर ले, आवेश से दूरी कम ज्यादा कर ले तो भी कोई फर्क नहीं पड़ रहा। तो सीधा सा अर्थ क्या हुआ? वह वैद्युत क्षेत्र जिसका मान दूरी पर निर्भर नहीं हो, कहीं पर भी मान ज्ञात करें, वैद्युत क्षेत्र समान ही प्राप्त हो, समरूप वैद्युत क्षेत्र कहलाता है। दूसरा है हमारे पास में असमरूप वैद्युत क्षेत्र। शब्द से पता चल रहा है असमान होगा, यानी अलग अलग बिंदुओं पर वैद्युत क्षेत्र अलग अलग होगा। दूरी अगर बदल रही है तो वैद्युत क्षेत्र भी बदल जाएगा। तो क्या परिभाषा हुई? वह वैद्युत क्षेत्र जिसका मान दूरी पर निर्भर नहीं होता है, समरूप वैद्युत क्षेत्र कहलाएगा। वह वैद्युत क्षेत्र जिसका मान दूरी पर निर्भर होता है, यानी अलग अलग बिंदु पर मान अलग अलग होगा, तो दूरियां बदल गई, इसका मतलब वैद्युत क्षेत्र भी बदलेगा। आगे टॉपिक आएंगे, हम पॉइंट निकालेंगे। अगर दूरी पर निर्भरता है तो समझ जाना असमरूप वैद्युत क्षेत्र। दूरी पर निर्भरता नहीं है उसकी, समरूप वैद्युत क्षेत्र, यानी हर जगह मान समान, समरूप वैद्युत क्षेत्र। मान समान नहीं है, असमरूप वैद्युत क्षेत्र। परिभाषा खुद से लिख लोगे, यहां पर क्या होगी? वह वैद्युत क्षेत्र जिसका मान दूरी पर निर्भर नहीं होता हो और हर बिंदु पर इसका मान समान होता है, समरूप वैद्युत क्षेत्र कहलाता है। वह वैद्युत क्षेत्र जिसका मान दूरी पर निर्भर हो, दूरी को मैं r से दर्शा देता हूं, अगर r पर निर्भर है तो ऐसे वैद्युत क्षेत्र को हम असमरूप वैद्युत क्षेत्र कहते हैं। कुछ टॉपिक जो है जिनका हमने निष्कर्ष निकाला है आज के टॉपिक के द्वारा,
यूज करेंगे हम आगे आने वाले सभी टॉपिकों में। उम्मीद है कि आपके टॉपिक क्लियर हुए होंगे। अगर कंप्लीट हो रहे हैं तो आप अन्य दोस्तों को जरूर से शेयर कीजिए ताकि टॉपिक उनका भी क्लियर हो। वीडियो जरूर लंबा हो सकता है क्योंकि अगर आप इसको बेसिक से समझना चाहते हो तो वीडियो जरूर लंबा ही होगा, और 12th स्टैंडर्ड में है तो इतने लंबे वीडियो की तो आदत आपको होगी होगी। कोई खास इतना बड़ा भी नहीं है कि आप 4-5 घंटे का एक साथ अध्ययन कर रहे हो। अंदर 1 घंटे के अंदर आपका ये वीडियो है तो इतनी कैपेसिटी होती ही है, और टॉपिक को समझने में कोई समय की प्रतिबद्धता नहीं होती है। समय कितना भी लगे, टॉपिक अपना क्लियर होना चाहिए। नोट कर लीजिए आप ये 6 पॉइंट जो अपने आगे आने वाले पॉइंटों में काम आने वाले हैं, या हम ये कह सकते हैं वैद्युत क्षेत्र का एक तरह से सारांश नेक्स्ट में करेंगे। अब हम यहां पर किसी बिंदु आवेश के कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता होती कितनी है ज्ञात करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद।